राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, अरे खींच धनुष की डोर। निशाना साधो अपनी मंजिल का, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, तीर कहाँ तक जाएगा। नमस्कार, राम राम दोस्तों। गुड इवनिंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल देव जी के विद देव गुजर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इससे पहले हमने जो मेवाड़ सिसोदिया राजवंश है उसका पूरा अध्ययन कर लिया है। उसके प्रमुख शासकों का अध्ययन कर लिया है। उसमें कौन से प्रमुख शासक हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या भूमिकाएं हैं, वो अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम मारवाड़ का राठौड़ वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ेंगे कि इस वंश के, राठौड़ वंश के प्रतापी शासक कौन से हुए, उनका मारवाड़ के योगदान में क्या क्या भूमिकाएं हैं, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है, कौन कौन से प्रमुख शासक हैं, उनके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या उनकी महानता है, इसका अध्ययन आज की क्लास में करेंगे। तो शुरू करते हैं। मारवाड़ का राठौड़ वंश। जिस प्रकार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के गोहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित हैं। यानी कि जो अनेक ताम्रपत्र है, शिलालेख है और प्राचीन पुस्तकें हैं, वो सभी ही राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत बताती है। कोई एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। कुछ विद्वान तो कह रहे हैं कि ये राठौड़ जो हैं वो हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वमान के पुत्र राजा वृद्धबल से पैदा होना लिखा है। जो जोधपुर की ख्यात है में इन्हें राजा विश्वमान के पुत्र राजा वृद्धबल से पैदा होना लिखा है। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। जो दयालदास है इन्होंने इनको सूर्यवंशी माना है और इन्हें ब्राह्मण बल्लराव की संतान बताया है। यह आप सभी ध्यान रखना कि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ये हिरण्यकश्यप की संतान है, जबकि जो जोधपुर राज्य की ख्यात है इनको राजा विश्वमान के पुत्र वृद्धबल की संतान बता रही है। और दयालदास जी की जो ख्यात है उनमें इनको सूर्यवंशी माना है और इन्हें ब्राह्मण बल्लराव की संतान बताया है। नैण सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखाएं बताई है। देख लो, मोनोत नैण से क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो राठौड़ हैं वो कन्नौज से आए हुए हैं और उनकी एक शाखा है जो मारवाड़ और जोधपुर में आकर बसी है। कर्नल जेम्स स्टोट ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। और जो अंग्रेज लेखक इतिहासकार राजस्थान के हैं वो राठौड़ों को उनकी वंशावलियों के आधार पर क्या मान रहे हैं, सूर्यवंशी मान रहे हैं। यानी कि जो बात दयालदास जी ने कही है, जो बात दयालदास जी ने कही है वही बात कर्नल जेम्स स्टोट ने कही है कि जो राठौड़ है वो कौन है, वो सूर्यवंशी हैं। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में एक मत राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य मानते हैं। ये बात मोस्ट है कि सभी जो इतिहासकार हैं वो ये बात तो मान रहे हैं कि जो ये राठौड़ हैं वो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित हैं। यानी किसी ना किसी प्रकार से दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट से उनसे ये संबंधित हैं। इनमें जोधपुर बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। राठौड़ों की राजस्थान में अनेक शाखाएं हुई, उनमें से जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ जो अधिक ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष राव सिया था। कौन था? राव सिया इनका मूल पुरुष था, जिसे कन्नौज के गेहड़वाल जयचंद का वंशज माना गया है। जो राव सिया है उसको किसका वंशज माना गया है? कन्नौज के गेहड़वाल जयचंद जी का वंशज माना है। सिया केवल मारवाड़ के छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य वंश की स्थापना तो कर दी मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो ये देख लो, राठौड़ वंश की राजवंश की स्थापना जो मारवाड़ में हुई है वो किसके द्वारा हुई है?
राव सिया के द्वारा, लेकिन ये इसको व्यवस्थित नहीं कर पाया, इसको सिस्टमेटिक ढंग से राज नहीं कर पाया। एक छोटे क्षेत्र यानी पाली के आसपास के क्षेत्र को राव सिया ने अपना ठिकाना बनाया था। इसके बाद में जो प्रतापी शासक है वो है राव चूड़ा। कौन है? राव चूड़ा। इनका शासनकाल 1394 से 1423 तक रहा है। राव चूड़ा का शासनकाल मारवाड़ पे 1394 से 1423 तक रहा है। अपने साहस और कूटनीति से राव चूड़ा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर अधिकार किया है? राव चूड़ा ने मंडोर पर अधिकार किया है। ये देखो, मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर, ये भी ध्यान रखना है आपको, राव चूड़ा ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया है? अपनी राजधानी मंडोर बनाई है। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों, ये कौन से क्षेत्र हैं? खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा ये धोखे से 1423 में मारा गया। उसकी पत्नी चांद कौर ने चांद बावड़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट, चांद बावड़ी का निर्माण राव चूड़ा की पत्नी चांद कौर ने बनाया, जोधपुर में स्थित है। राव चूड़ा के बाद में अगले शासक राव रणमल। वही राव रणमल हैं जिनका मेवाड़ में दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा थी, वही राव रणमल हैं। राव रणमल का शासनकाल 1427 से 1438 तक रहा है। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। मेवाड़ चला जाकर वहाँ इसने बहुत डिस्टर्बेंस किया है। इसको यहाँ पे शासक नहीं बनाया, तो ये मेवाड़ चला गया अपनी बहन के पास और वहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा किया इसने अपनी बहन हंसा का विवाह राणा लाखा से कर दिया। ये विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया कि हंसाबाई का पुत्र, जो कौन था? महाराणा मुकल, जो बाद में शासक बना, इसने ये शर्त लगाई कि यदि मैं विवाह कर रहा हूँ हंसाबाई का राणा लाखा के साथ, तो हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। उसने अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी। वहाँ पे रणमल ने ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा किया, तो वहाँ के सरदारों ने जो उसकी प्रेमिका थी भारमली को देश प्रेम में उत्साहित करके उसको देश प्रेम की भावना भड़काकर अपने जो प्रेमी हैं राव रणमल को जहर देकर मरवा दिया गया। मेवाड़ी सामंतों की ये साजिश का राव रणमल शिकार हुए। राव रणमल के बाद में जो प्रतापी शासक है वो है राव जोधा। राव जोधा का शासनकाल 1438 से 1489 तक। राव जोधा का शासनकाल 1438 से 1489 तक। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। 1438 में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 ईस्वी में वे मंडोर जीतने में सफल रहा। कौन? राव जोधा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। राव जोधा ने सोचा कि मैं मेवाड़ से लड़ने के बजाय वहाँ उनसे सुलह कर लूँ तो मेरा राज वापस व्यवस्थित रूप से स्थापित हो जाएगा। इसी क्रम में राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ राजकुमार रायमल से कर दिया। उसने 1459 में जोधपुर नगर बसाया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि राव जोधा ने क्या किया है, 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया है और उसे अपनी राजधानी बनाया है। मंडोर से कहाँ आ गई राजधानी? जोधपुर आ गई है। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं कि राव जोधा ही वो आदमी है, वो शासक है, प्रतापी शासक, यानी कि जोधपुर का प्रथम ऐसा शासक है जिसने वाकई में जोधपुर की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, वाकई जोधपुर का नाम ऊंचा किया है। वो कौन है? राव जोधा, एक ऐसा शासक जो प्रतापी शासक है। ये किसके द्वारा माना गया है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा माना गया है। राव जोधा के बाद में प्रतापी शासक है राव मालदेव। राव मालदेव का शासनकाल 1531 से 1562 ईस्वी।
राव मालदेव का शासन है 1531 से 1562 ईस्वी तक। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। इसने राजकुमार के रूप में भाग लिया है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने राजकुमार के रूप में जो खानवा का युद्ध हुआ वहाँ पे भाग लिया था। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इनका पिता राव गंगा था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण पर दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की है। इसने 1532 में क्या किया, जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो राणा विक्रमादित्य की सहायता किसने की है, राव मालदेव ने की है। 1536 में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमा देवी से विवाह किया 1536 ईस्वी में, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। रूठी रानी कौन है, राव लूणकरण की पुत्री उमा देवी जो मालदेव के साथ विवाही गई थी 1536 में, उनको इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। रूठी रानी का महल तारागढ़ की तलहटी में बना हुआ है। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर वे उमादेव का पिता राव लूणकरण की हत्या, जो लूणकर है वो मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादेव के रिश्ते बिगड़ गए। ये जो उमादेव हैं वो रूठ कर अजमेर के तारागढ़ में रही। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जैत सिंह पर आक्रमण कर 14 कब किया ये आक्रमण, 1542 में मेड़ता पर आक्रमण किया और वीरमदेव को हराया। बीकानेर पर आक्रमण किया, राव जैत सिंह को हराकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। वीरमदेव और राव जैत सिंह शेरशाह की शरण में चले गए। वीरमदेव मेड़ता वाले और जैत सिंह बीकानेर वाले दोनों ही हार कर कहाँ चले गए, शेरशाह सूरी की शरण में चले गए। 1539 और 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था। तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार कौन होगा, स्वयं मालदेव ही होगा। ये बात खुद स्वयं जो मालदेव है वो जानता था। इसलिए उन्होंने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा कि मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि उनको पता था यदि शेरशाह पूर्ण रूप से हुमायूं को हरा देगा तो उसके बाद में अगला टारगेट मैं ही हूँ। 1543 और 1544 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धुरता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच में अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापति जेता और कुंपा जनवरी 1544 में गिरी सुमेल, यानी कि शेरशाह ने ऐसी चाल बिछाई, इनके दोनों के मालदेव और जेता और कुंपा जो इनके सेनापति थे उनके बीच में शक पैदा किया। उनके बीच में शक पैदा कर दिया तो मालदेव ने सोचा कि मेरे जो सेनापति है, प्रमुख जो सेनापति है जेता और कुंपा शेरशाह की तरफ हो गए और निसंदेह रूप से मैं युद्ध में हार जाऊंगा, क्योंकि जब प्रमुख सेनापति ही दूसरी सेना के साथ हो गए तो मैं युद्ध हार जाऊंगा। इसके बाद में मालदेव पीछे हट गया। मालदेव पीछे हटकर मैदान छोड़ गया, लेकिन सेनापति जेता और कुंपा ने राजपूती रणबांकुरा अपने सम्मान, अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान की खातर जनवरी 1544 को गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। यानी कि जो मालदेव ने शक किया इन जेता और कुंपा पे वो गलत साबित हुआ, क्योंकि जेता और कुंपा ने बहुत शानदार लड़ाई लड़ते हुए जनवरी 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह को दांत खट्टे किए थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये थे जेता और कुंपा, महान सेनापति जो किस मालदेव के सेनापति थे। शेरशाह की मृत्यु 1545 के बाद मालदेव ने वापस जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। मालदेव के बाद में प्रतापी शासक रहे हैं राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन का शासनकाल 1562 से 1581 ईस्वी के मध्य रहा है। 1562 से 1581 ईस्वी के मध्य राव चंद्रसेन का शासन मारवाड़ पर रहा। मालदेव ने अपने बड़े पुत्र राम को
ये ध्यान रखना आपको, मालदेव ने किसको बनाया है? राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर, यानी कि राम से बड़ा पुत्र था, उत्तराधिकारी यही था, लेकिन वहाँ जो मालदेव है इससे दुखी था, इससे अप्रसन्न था, अप्रसन्न होकर इसे राज्य से बाहर निकाल दिया। दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश नहीं था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। लास्ट में चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। देखो, पहला पुत्र था राम, उसको भी नहीं बनाया इसने, और जो दूसरा पुत्र था उसको भी इसने नहीं बनाया। मालदेव ने तीसरा पुत्र था चंद्रसेन, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया है। चंद्रसेन को अपने दोनों बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब दोनों बड़े भाइयों को उत्तराधिकारी नहीं बनाया और तीसरा छोटा भाई जो उत्तराधिकारी बन गया, यानी कि मारवाड़ का शासक बन गया, तो दोनों बड़े भाइयों के का विरोध का सामना करना ही था, क्योंकि दोनों बड़े भाई इससे नाराज हो गए। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में चला गया, तो वहाँ से नाराज हो गया राम कि उसको राजा नहीं बनाया, तो वो अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। कब? 1564 में, जब राम वहाँ से नाराज होकर, मारवाड़ से नाराज होकर, अपने भाई से नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया, तो अकबर ने इसके सम्मान में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मारवाड़ पर चढ़ाई के लिए हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। उस सेना ने 1564 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा। भाई चंद्रसेन ने सोचा कि मैं यदि अकबर के दिन तक स्वीकार कर लूँ, मान लो, तो फिर मेरे को जोधपुर मारवाड़ वापस मिल जाएगा। लेकिन उसने ऐसी परिस्थितियाँ देखी कि अकबर के जो भाई हैं, ये चंद्रसेन के जो भाई हैं राम और उदय सिंह, दोनों भाइयों पर अकबर का विशेष झुकाव को देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता अपना लिया। उसने सोचा कि मेरे दोनों भाई जो राम और उदय सिंह हैं, उन दोनों पर अकबर का विशेष स्नेह है, तो मेरे को ये राज नहीं दे पाएगा, मेरे को ये राज नहीं देगा और उन दोनों में से एक को देगा। तो इसने सोचा कि मैं संघर्ष के रास्ते को चुनूंगा और नागौर छोड़ दिया। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया, लेकिन अकबर ने ना तो राम को राजा बनाया है, ना ही उदय सिंह को बनाया है, जबकि बीकानेर के शासक राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी, क्योंकि अकबर ने ना तो राम को शासक बनाया, ना उदय सिंह को बनाया, जबकि एक बीकानेर को, जो मारवाड़ का दुश्मन था बीकानेर, उनको वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। इससे कन्फर्म हो गया कि चंद्रसेन को मारवाड़ से, क्योंकि जो सामंत थे, कहीं ना कहीं यदि राम या उदय सिंह शासक बनते तो कहीं ना कहीं चंद्रसेन को सहायता मिलने के आसार थे, तो अकबर ने इस संभावना को समाप्त कर दिया और बीकानेर के जो शासक थे राय सिंह को वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद 1565 में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन कुछ समय तक भादराजून रहा। कहाँ रहा? भादराजून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहाँ से हटकर वो सिवाना चला गया। 1 नंबर भादराजून, 2 नंबर वो सिवाना गया। सिवाना से अपना मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहाँ जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल सुखराज, सुजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई। 3 नंबर पर सिवाना पे मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वे रामपुरा, 4 नंबर पे कहा गया, वो रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। ये जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन के हाथ में नहीं आया। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद आया।
चंद्रसेन कहाँ आया, पीपलोद आया और वहाँ से काणुजा गया, वहाँ से काणुजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ के लोग ये प्रसन्न हो गए, कहा कि भाई राजा ही चोर हो गया है, लूट खसोट करना चालू कर दी इसने तो वहाँ के जो लोग थे वो इससे नाराज हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की शरण ले ली। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा, यानी मृत्यु पर्यंत इसने संघर्ष को अपनाया है चंद्रसेन ने। विश्वनाथ रहू ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और प्रताप का अग्रदूत भी चंद्रसेन को कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।